Brought to you by ITEL. मैं ये नहीं कहूँगा कि एग्ज़ाम हर साल मुश्किल होता जा रहा है। आजकल सीट्स 1000 के आसपास रहती हैं, ये अच्छी बात है। आज से करीब 10-15 साल पहले सीट्स 300, 250, 400 हुआ करती थी। अब तो 1000 सीट्स हैं, तो ये कहना गलत है कि एग्ज़ाम लगातार मुश्किल हो रहा है। लेकिन हाँ, इस बार सीसेट बहुत मुश्किल आया। तो सीसेट मुश्किल होने का मतलब है कि कुछ लोगों के लिए आसान हो गया। जो सीसेट में बहुत अच्छे हैं, मैथ्स, रीजनिंग के बैकग्राउंड है, उनके लिए आसान हो गया। और सीसेट ने पिछली बार बहुत बड़ी संख्या में जो ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं, गांवों वाले बच्चे हैं, उनका एक तरह से जिनोसाइड किया, नरसंहार किया। तो आप रील्स देखते हैं जैसे हाँ, इंस्टाग्राम? आजकल मैं जब बोर होता हूँ रील्स देखता हूँ, तो मेरे दिन का आधा घंटा लगभग, मतलब 5-5 मिनट के 6 स्लॉट्स मान लीजिए। हर एक घंटे में बोर हुआ 5 मिनट देख लिया, फिर 1 घंटे पर 5 मिनट ऐसे। 12th फेल फिल्म जिनके बारे में मनोज और श्रद्धा, वो मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स हैं। सर, पिछले दिनों ना सोशल मीडिया पे एक डिबेट छिड़ी थी कि यूपीएससी के कई प्रयास समय की बर्बादी जैसे हैं, तो आप इसे किस फ्रेम में देखते हैं? हाँ, मैं सहमत हूँ इस बात से। आप सहमत हैं? मैं एकदम सहमत हूँ। शहर का बच्चा 21 साल में जिस लेवल पे होता है, गांव का बच्चा वहाँ 25 से पहुँचता है। फिर उसको 1-2 अटेम्प्ट देने के बाद तो समझ में आता है कि एग्जाम क्या है, तो उसकी अपनी चुनौतियाँ हैं। यूपीएससी ने मंगलवार को सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसमें 1016 बच्चे आईएएस, आईपीएस और आईएफएस बने हैं। चारों तरफ बहुत खुशी का माहौल है और इसीलिए जो लोग पास हुए हैं, जो लोग पास नहीं हुए हैं, जो लोग आगे की तैयारी कर रहे हैं, पहले सभी लोगों के लिए, जो लोग पास हो गए उन सभी को शुभकामनाएं। जो लोग आगे की तैयारी करेंगे, जो लोग निराश हैं, उनके लिए ऑल द बेस्ट। आप लोग प्लीज़ अच्छे से प्रिपेयर करें। लेकिन इन सब के बीच में, चाहे वो आज से 10 साल पहले के यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर आज का यूपीएससी का आने वाला कोई एग्ज़ाम हो, इन सब के बीच में एक चीज़ कॉमन रहती है, वो है विकास सर। तो हम आज विकास सर के पास आए हैं सबसे पहले। तो हम आज, सर बहुत बहुत आपका स्वागत है ललन टॉप के अंदर। शुक्रिया शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि जिस दिन रिजल्ट आने वाला होता है उस दिन आप क्या सोचते हैं कि आज मैं ये करूँगा पूरे दिन? मैं कहीं बाहर यात्रा पे था, तो मैं परसों रात को यहाँ पहुँच गया था, क्योंकि अंदेशा था कि 15 को या 16 को रिजल्ट आएगा। 15 को कल सब लोग मान के चल रहे थे कि आएगा, हालांकि मुझे लग रहा था कि 16 को आएगा, 15 को नहीं। तो आज हम सुबह से इस माइंडसेट में थे कि रिजल्ट आना ही है। तो बस ये था कि आज मैंने क्लास नहीं रखी अपनी। एक क्लास थी, बल्कि उसको मैंने कल के लिए पोस्टपोन किया, क्योंकि जब रिजल्ट आता है फिर बहुत सारे बच्चे मिलने आते हैं। तो उस दिन 2 काम करने होते हैं। जो सिलेक्ट हो गए हैं उनको बधाइयाँ देनी होती हैं, जो जिनको हो जाना चाहिए था पर नहीं हो पाए उनको दिलासा देना होता है, साहस देना होता है। तो उस दिन मेरा यही मूल काम रहता है, दोनों तरह के बच्चों से और सर, सुबह जैसे उठते ही आप क्या सोचते हैं कि आज तो, जैसे आपने बताया कि ये 2 काम करने हैं, उसके अलावा कि आज इसका फ़ोन नहीं उठाना है, या आज घर पे ये काम नहीं करना है, या आज इस बच्चे के साथ मुझे इस बारे में ऐसे बात करनी है, या फिर आपको पहले से पता होता है कि रिजल्ट में ये बच्चा तो टॉप करेगा या ये बच्चा पास होगा? अंदाजा होता है। अच्छा। लेकिन इस बार जिस बच्चे को लेके अंदाजा था, उसका रैंक थोड़ा पीछे रह गया है। ऐसा अक्सर होता है। जैसे रवि सिहाग तीसरी बार में फिर 18वें रैंक पे आया, लेकिन उसके बारे में पहले से ऐसा अनुमान था कि उसको पहले 20 रैंक में आ जाना चाहिए, पर वो तीसरी बार में आ पाया। तो यूपीएससी को हम अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत कम होती है। ये ज़रूर है कि ये लगभग अंदाज़ा रहता है कि सिलेक्शन किसका होगा, किसका नहीं होगा। उतना तो ठीक निकलता है जनरली, लेकिन कौन सा रैंक आएगा ये तय करना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, तो सर जैसे जब रिज़ल्ट आता है तो स्टूडेंट्स का तो फर्स्ट रिएक्शन नर्वसनेस होती है ना? वो डरे हुए होते हैं कि यार पता नहीं आज क्या होगा। आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? मुझे अब उतना नहीं होता, क्योंकि अब मैं अभ्यस्त हो गया हूँ, आदी हो गया हूँ। लेकिन मेरी टीम के जो लोग डायरेक्टली काम करते हैं मेंटरशिप में, अस्मिता प्रोजेक्ट हमारा है, उसमें अस्मिता और मेंटरशिप वो प्रोजेक्ट्स हैं जो डायरेक्टली रिजल्ट पे बहुत ताकत लगाते हैं बच्चों के साथ। उसके जो मुखिया लोग हैं, उसके जो मेंबर्स हैं, उनकी धक धक का लेवल ये होता है कि वो कम से कम 2-3 दिनों से नहीं सो पा रहे होते हैं। तो आज ही मुझे वो मेंबर्स बता रहे थे कि हम 2 दिन से नहीं सो पा रहे हैं। आज तीसरा दिन था। तो क्योंकि वो नहीं सो पा रहे, इसलिए मैं सो पा रहा हूँ। वरना मैं नहीं सो पाता। अच्छा, तो सर ऐसा होता है कि हर साल जो सिलेक्शन का लेवल होता है वो डिफ़िकल्ट होता जाता है, एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट हो जाता है, रिज़ल्ट डिफ़िकल्ट आता रहता है, ऐसा कुछ होता है? ऐसा नहीं है। मोटे तौर पर 11-12 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 5 लाख उनमें से प्रीलिम्स देते हैं।
ये 5 लाख लोगों का एग्ज़ाम है। 5 लाख में से मेरा अनुमान है कि 1-1.5 लाख से ऊपर सीरियस कैंडिडेट्स नहीं होते हैं। उन 1 लाख में से 1000 का सिलेक्शन हर साल होता है, यानी हर 100 में से 1 का होता है। मुश्किल होता है हर साल, लेकिन क्या है कि जैसे इस बार सीसेट बहुत मुश्किल आया, तो सीसेट मुश्किल होने का मतलब है कि कुछ लोगों के लिए आसान हो गया। जो सीसेट में बहुत अच्छे हैं, मैथ्स रीजनिंग के बैकग्राउंड है, उनके लिए आसान हो गया। लेकिन जिनका मैथ्स बहुत अच्छा नहीं है, रीजनिंग बहुत अच्छी नहीं है, उनके लिए मुश्किल हो गया। तो मुश्किल हर साल होता है, पर कभी इसके लिए मुश्किल हो गया, कभी उसके लिए मुश्किल हो गया। किसी साल जीएस का एक पेपर मुश्किल आ गया, अब वो जिनके लिए मुश्किल था वो फंस गए, जिनको वो टॉपिक ठीक से आता उनके लिए आसान हो गया। इंटरव्यू में किसी साल कुछ बोर्ड से नंबर ज़्यादा अच्छे दिए, कुछ ने कम दिए, तो ये संयोग की बात ज़्यादा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि एग्ज़ाम हर साल मुश्किल होता जा रहा है। आजकल सीट्स 1000 के आसपास रहती हैं, ये अच्छी बात है। आज से करीब 10-15 साल पहले सीट्स 300, 250, 400 हुआ करती थी, अब तो 1000 सीट्स हैं। तो ये कहना गलत है कि एग्ज़ाम लगातार मुश्किल हो रहा है, लेकिन हाँ, इस एग्ज़ाम का परसेप्शन जैसा बना हुआ है, वो लगता है कि मतलब स्पेस में जाने से ज़्यादा मुश्किल ये एग्ज़ाम है, जबकि ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं। तो और जिन लोगों को मैथमेटिक्स में डब्बा 0 हो, उनके लिए, जिनका मैथ्स में डब्बा 0 है, उनके लिए एग्ज़ाम सच में बहुत मुश्किल इस समय है, प्रीलिम्स। और इस एग्ज़ाम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि अगर उनका प्रीलिम्स हो जाए तो सिलेक्शन हो जाता है। अच्छा, प्रीलिम्स नहीं हो पाता। और इस बार का प्रीलिम्स कितना मुश्किल था, अगर आपको इसका अंदाज़ा देखना हो, पिछले पिछले साल अगर मैं हिंदी मीडियम की बात करूं, 22 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था लगभग 1000 में से। 1000 में से सिर्फ हिंदी मीडियम के 22 स्टूडेंट्स थे। अच्छा, ठीक है। फिर हमने अस्मिता मेंटरशिप पे बहुत ताकत लगाई और पिछले साल वो संख्या 54 हो गई बढ़ के। ठीक है। रिजल्ट जो आया उसके 4 दिन बाद प्रीलिम्स था, 4 या 6 दिन बाद प्रीलिम्स था पिछली बार। आमतौर पर ऐसा होता है, इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि 2 महीने बाद प्रीलिम्स है। एक तो इलेक्शन की वजह से प्रीलिम्स 1 महीना लेट हो गया, एक यूपीएससी ने कोशिश भी की इसके लिए। उन 54 बच्चों में से 12 बच्चे प्रॉपर आईएएस में चले गए, बाकी 42 ने फिर से प्रीलिम्स दिया। अब आप सोचिए कि जिन 42 बच्चों का सिलेक्शन हो गया फाइनल, 4 दिन बाद प्रीलिम्स दिया, उन 42 में से 8 का प्रीलिम्स हुआ, 34 का नहीं हुआ। उन 8 का सिलेक्शन फिर से इस बार हो गया। अब अगर उन 42 का सिलेक्शन हो जाता प्रीलिम्स में, तो शायद 42 के 42 होते रिजल्ट में। क्योंकि मैथ्स ज़्यादा आने से ये हिंदी मीडियम के ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों को मैनेज करना मुश्किल हो गया। और सीसेट ने पिछली बार बहुत बड़ी संख्या में जो ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं, गांवों वाले बच्चे हैं, उनका एक तरह से जिनोसाइड किया, नरसंहार किया, और वो बाहर निकल गए। पर इसका मतलब ये नहीं कि एग्ज़ाम मुश्किल हो गया, उनके लिए मुश्किल हो गया इस बार जिनका मैथ्स कमज़ोर था। अगली बार हो सकता है कि मैथ्स थोड़ा सा ठीक हो जाए, तो जीएस जिनका कमज़ोर है उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। वो हर साल चेंज होता रहता है। तो सर, प्रीलिम्स और मेंस का डिफिकल्टी लेवल आप ये बोल रहे हैं प्रीलिम्स का ज़्यादा होता है? मतलब कुछ बच्चों के लिए, जिनको मैथ्स की दिक्कत है, रीजनिंग की दिक्कत है, कुछ तो ऐसे बच्चे हैं कि उनके लिए सिर्फ प्रीलिम्स से चैलेंज है। प्रीलिम्स हुआ नहीं कि वो सिलेक्ट हुए। अच्छा, कई ऐसे बच्चे होते हैं। कई ऐसे हैं कि प्रीलिम्स हर बार निकालते हैं, मेंस नहीं होता क्योंकि उनकी राइटिंग स्किल्स खराब है। तो ये एग्जाम कई क्षमताओं को एक साथ लेके चलने वाला है। एक स्किल सेट है तो प्रीलिम्स होगा, दूसरा स्किल सेट है तो मेंस होगा, तीसरा स्किल सेट है तो इंटरव्यू होगा। जिसके पास सारे स्किल सेट हैं उससे सिलेक्शन हो जाएगा। अब हर व्यक्ति के पास हर स्किल सेट तो परफेक्ट नहीं हो सकता, तो कोई इंटरव्यू की बदौलत सिलेक्ट होता है कि इंटरव्यू में बाकी लोग 160, 170 ला रहे हैं, वो 210 लेके आ गया, 40 नंबर ज़्यादा ले आया। कुछ मेंस में जिनकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, वो मेंस की बदौलत सिलेक्ट होते हैं। पर प्रीलिम्स एक ऐसा दरवाज़ा है जिसमें एंट्री नहीं मिलती है अगर आप एक लेवल तक ना पहुँचे तो। मेंस में कम से कम ये नहीं है, लिखने वाला एग्ज़ाम है, पेपर आता है, आपको न भी आता हो तो आप अंदाजे से लिख सकते हैं। प्रीलिम्स में क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, नेगेटिव मार्किंग है, तो वो रिस्क वहाँ थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। सर, जैसे आपने अभी बताया कि लास्ट ईयर 54 स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के है ना प्रीलिम्स उन्होंने किया था। प्रीलिम्स नहीं, फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो इस बार वो अपने कितना रहा हिंदी मीडियम? इस बार हमने तो सपना 75 का देखा हुआ था, पर जब प्रीलिम्स पिछली बार का देखा कि जो जिनोसाइड हुआ उस बार, तो मुझे एक बार सच में चिंता हुई थी कि ये मामला 15-20 पे ना रह जाए। ये चिंता पूरे हिंदी क्षेत्र को थी। और आज सुबह से ऐसी अफवाहें भी फैली हुई थी, जो पिछले सालों के टॉपर से उनके फ़ोन आ रहे थे कि हमने सुना कि 20 ही हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पास से 42 बच्चे हिंदी मीडियम के सिलेक्ट हो चुके हैं अभी तक, और हो सकते 2-4 बच्चे और, मतलब
दृष्टि से 42 बच्चे हैं, दृष्टि शायद से। 2-4 बच्चे और भी हों जिनको हम ना जानते हो, तो आप मान सकते हैं कि 42 से 50 के बीच में कोई संख्या होगी। तो ये इतना डिफरेंस कैसे होता है सर? 1000 में से सिर्फ 50 बच्चे हिंदी मीडियम के हैं। असल में हिंदी मीडियम यूपीएससी में इंट्रोड्यूस ही 1979 के आसपास हाँ। हुआ, उसके पहले था नहीं। और क्योंकि इस एग्ज़ाम की नेचर और हिंदी मतलब पूरे भारत में अगर बात करें तो हर जगह है पढ़ाई की जो सुविधाएं इंग्लिश में हैं, जो भी परिवार थोड़ा भी सोशो इकोनॉमिक ठीक कंडीशन में उसके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, तो ये बहुत जायज़ सी बात है कि हिंदी की तुलना में अंग्रेज़ी, और हिंदी क्यों, गुजराती, मराठी, तमिल, इन सब की तुलना में अंग्रेज़ी माध्यम में बच्चे हैं भी ज़्यादा मेन देने वाले, और उनके पास जो कंटेंट है, रिसर्च है, जो स्किल्स उनकी डेवलप हुई हैं स्कूल से कॉलेज से, वो बहुत ज़्यादा हैं। तो लाजमी है कि रिज़ल्ट ऐसा दिखेगा। लेकिन 2008 से 10 के बीच में या 2002 से 10 के बीच में हिंदी मीडियम का रिज़ल्ट मैक्सिमम जो गया था वो 10% तक गया था फाइनल में। लेकिन 2011 में फिर 13 में काफ़ी रिफॉर्म्स हुए, वो रिफॉर्म्स हिंदी मीडियम के पक्ष में नहीं गए। उसके बाद से रिज़ल्ट 2% के आसपास आ गया था। अब तो गनीमत है कि पिछले साल 5.4% था, इस साल भी 4.5% के आसपास है, तो हम पहले से लगभग डबल के आसपास है। इस बार हमने प्रीलिम्स के लिए बहुत गंभीर तैयारी की है बच्चों के साथ, और अगर प्रीलिम्स हमारा ठीक हो गया तो अगले साल शायद मैं आपको अच्छी खबर दे पाऊँगा, काफ़ी अच्छी खबर। सर पिछले साल ना कुछ यूपीएससी के लोग है ना वो कर रहे थे, यूपीएससी एस्पिरेंट्स वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स थे वो, मैंने रिपोर्ट की थी। तो उनका ये कहना था कि हम लोग इसलिए सही से पढ़ाई नहीं कर पाते, इसलिए सही से एग्ज़ाम नहीं दे पाते क्योंकि जो एग्ज़ाम होता है हिंदी मीडियम वालों का वो इंग्लिश में होता है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों का वो पूरा इंग्लिश में होता है, लेकिन हिंदी मीडियम वालों का वो इंग्लिश का जो गूगल ट्रांसलेशन होता है वो हमें पेपर करके दे देते हैं। तो उसमें आधे उनको सवाल समझ नहीं आते क्योंकि गूगल ट्रांसलेशन में सर आप जी भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि वो कैसे ट्रांसलेट करके देता है। तो ये क्या बात सच है? उन लोगों का ये जो पक्ष था ये उस पर मतलब वो ये पॉइंट है कि इस वजह से उन लोगों का जो मूवमेंट था वो बेसिकली 2 बातों पे था। एक तो कोविड के टाइम पे जो बच्चे एग्जाम दिया नहीं हो पाए, उस समय कंडीशंस ठीक नहीं थी, तो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स की उनकी डिमांड थी। मतलब इस पर मेरे ख्याल से यूपीएससी और भारत सरकार को सोच समझ के फैसला करना चाहिए। दूसरी डिमांड ये थी कि हिंदी मीडियम की वजह से उनको ट्रांसलेशन की दिक्कत आती है। ये बात आज से 10 साल पहले बहुत ज़्यादा सही थी। एक तो उस समय गूगल ट्रांसलेशन बहुत कमज़ोर लेवल पे था। इस बीच में यूपीएससी ने भी रिफॉर्म्स किए हैं और गूगल ट्रांसलेशन भी आप देखेंगे पहले की तुलना में काफ़ी एडवांस है। और गूगल ट्रांसलेट होता है, ये यूपीएससी ने कभी कहा नहीं है, ये आरोप हम लोगों का उस समय था, ऐसे कुछ उदाहरण उस समय थे। उसके बाद से एक अच्छी बात यह है कि जब हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं भी तो टेक्निकल टर्म्स को इंग्लिश में ब्रैकेट में लिखते भी हैं कहीं कहीं। तो मैं ये कहूँगा कि पहले जितनी समस्या थी उतनी तो नहीं है, लेकिन ओरिजिनल लैंग्वेज में और ट्रांसलेटेड लैंग्वेज में अंतर तो रहता ही है, और ये नुकसान तो हिंदी और भारतीय भाषाओं को झेलना पड़ता है। पर यूपीएससी जानबूझ के ये नुकसान बढ़ा रही है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। उनकी कोशिश फिलहाल ये है कि वो गैप कम से कम रहे लैंग्वेज का। हाँ, मैथ्स रीजनिंग उन सब से वो गैप बढ़ जाता है, कई और चीज़ों से बढ़ जाता है, लेकिन ट्रांसलेशन वाला फैक्टर पहले की तुलना में अभी कम हुआ है। अच्छा सर हर साल ऐसा होता है जब भी किसी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है, अभी जैसे आज यूपीएससी का रिज़ल्ट आया, तो जो बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं तो उन्होंने देखा कि यार AIR आदित्य श्रीवास्तव बने, मैं भी यूपीएससी की तैयारी करूँगा। तो वो उन बच्चों से आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब कि उन्होंने तो स्कूल में ही सपना देख लिया है कि मैं यूपीएससी करूँगा। मैं आपको जो इस बार बच्चे सिलेक्ट हुए ना उनमें से एक दो की कहानियाँ सुना देता हूँ, उससे बात स्पष्ट हो जाएगी आपको। एक हमारा अस्मिता प्रोजेक्ट है जिसमें हम बच्चों का सिलेक्शन करके उनको रहना खाना पढ़ना सब हम ही करवाते हैं 2 साल तक। हाँ, क्या सर इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताइए। हमने 2 साल पहले जब देखा कि हिंदी माध्यम की स्थिति बहुत खराब है तो एक गंभीर प्रयास उसके लिए करने की कोशिश की। तो हिंदी मीडियम के बच्चे जो डिजर्विंग हैं और दिल्ली में रह नहीं सकते, हम उनका एग्ज़ाम लेते हैं, सिलेक्शन करते हैं, उनको दिल्ली में रखते हैं, 24/7 उनकी पढ़ाई का हिसाब किताब भी रखते हैं। हमारे मेंटर्स काम करते हैं हॉस्टल टाइप्स। हाँ, कई हॉस्टल्स में रहते हैं, एक हॉस्टल बड़ा नहीं है हमारे पास। तो लगातार प्रोग्रेस रिपोर्ट्स बनती है उनकी। उसी की बदौलत पिछले साल 54 सिलेक्शंस हुए थे, इस साल 42 हुए। उन 42 में से 32 हमारे अस्मिता के बच्चे हैं। मतलब अस्मिता के कई रूप हैं। एक जो 2 साल वाला है उसमें से 8 बच्चे हैं, और अस्मिता मेन स्पेसिफिक, अस्मिता इंटरव्यू स्पेसिफिक, अस्मिता प्रीलिम्स स्पेसिफिक, वो सब मिला लेंगे तो 42 में से 32 बच्चे अस्मिता से हैं।
उन बच्चों की कहानी अगर आप सुनेंगे तो उनमें से एक बच्चा मुझे भी आज थोड़ी देर पहले मिल के गया है। उसका कहना ये है कि मैं बहुत ही नॉन सीरियस था, मुझे बस सेना में जाने का शौक था क्योंकि पढ़ने के बारे में मन नहीं करता था, तो सेना में ही मैं चला जाता, वही समझ में आता है। जब सेना के लास्ट अटेम्प्ट खत्म हो गए, वो 10वीं में फेल हुआ एक बार, 12वीं में 2 बार फेल हुआ, ऐसी बैकग्राउंड से सेना के अटेम्प्ट खत्म हो गए, तब उसको झटका सा लगा। उसके पूरे परिवार में कोई 10वीं क्लास में नहीं पढ़ा हुआ है। उसने 2018 में यानी कि 24 साल की उम्र में तय किया कि मैं पढ़ाई करूंगा। फिर 2 साल उसको लगे यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों के लेवल पे आने में, 20 में वो उस लेवल पे आया। फिर पढ़ाई जम के करनी शुरू की यूपीएससी के लिए, और आज वो आईआरएस बन गया है। क्या नाम है सर उनका? उसका नाम, उसकी उम्र है 30 साल और उसका नाम भानु प्रताप सिंह। हाँ, उससे बल्कि आपको मिलवा भी देंगे। एक लड़की इस बार की जो डार्क हॉर्स हम कहेंगे, वो बच्ची है, उसका रैंक 257 रैंक है, मनीषा धारवे उसका नाम है। वो मध्य प्रदेश के मंदसौर के एक ट्राइबल बेल्ट से है, भील ट्राइब में एक भिलाला सब ग्रुप है, वहां से है। इतनी मतलब खराब कंडीशंस में रह के फिर वो अस्मिता में सिलेक्ट हुई। पिछले 1-1.5 साल से हमारे साथ ही, मतलब हमारे हॉस्टल में रह के पढ़ रही है, और वो प्रॉपर आईएएस में आ रही है। अब जब ऐसे बच्चे बनते हैं और लंबी स्ट्रगल के बाद, तो फिर बात अलग होती है। एक बच्ची इस बार है हमारे पास जिसके पिताजी ऑटो चलाते हैं भोपाल में, जिसका भाई टैक्सी चलाता है। उस बच्ची का नाम भारती साहू, मध्य प्रदेश से, ये भोपाल से है। तो जो छोटे छोटे बच्चे अभी उछल-कूद मचा रहे हैं, उनको ये समझाने की ज़रूरत है कि इतना उछलने से आईएएस नहीं बनते हैं। आईएएस बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो गुण है वो व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व बनाने पे जोर लगाएं, अपने अंदर पेशेंस, परसिवियरेंस लाएं। पढ़ाई 1 से 2 साल की सीरियस बहुत होती है, बाकी तो व्यक्तित्व है, उस पर काम ज़्यादा करना चाहिए। सर, पिछले दिनों ना सोशल मीडिया पे एक डिबेट छिड़ी थी कि यूपीएससी के कई प्रयास समय की बर्बादी जैसे हैं, तो आप इसे किस फ्रेम में देखते हैं? हाँ, मैं सहमत हूँ इस बात से। आप सहमत हैं? मैं एकदम सहमत हूँ। शायद ये संजीव सान्याल जी ने ये बात कही थी, और मैं सहमत हूँ, क्योंकि बच्चों के जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा यूपीएससी में क्यों खर्च होना चाहिए। हालांकि इसके बहुत सारे सोशल इकोनॉमिक रेपरकशंस हैं, क्योंकि जो गांव के बच्चे हैं उनको शहर के बच्चों से फाइट करना होता है, तो उनको कम से कम शहर का बच्चा 21 साल में जिस लेवल पे होता है, गांव का बच्चा वहाँ 25 से पहुँचता है। फिर उसको 1-2 अटैम्प्ट देने के बाद तो समझ में आता है कि एग्ज़ाम क्या है, तो उसकी अपनी चुनौतियाँ हैं। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूँ कि अगर अटैम्प्ट थोड़े कम हो, एज ब्रैकेट थोड़ी सी कम हो, तो कुल मिला के युवा पीढ़ी के लिए बेहतर है। क्योंकि अगर आईएएस न भी हो तो कम से कम किसी और फील्ड में जाने के लिए उनके यौवन के कुछ साल उनके पास बचे रहते हैं। अच्छा, तो मतलब सर ये इस बात से मैं भी अग्री करती हूँ, क्योंकि गांव के जब जो भी बच्चे शहर में आते हैं तो थोड़ा टाइम तो उन्हें यही समझ में लग जाता है कि शहर के अंदर क्या क्या टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, है ना, तो वो मैं अग्री। वो फेयर कंपटीशन हो ही नहीं पाएगा, गांव और शहर में इतना गैप है। हाँ, वो तो कैसे अब करेंगे उसको। हाँ, और सर मेरा एक सवाल ये था कि जैसे बच्चे तो प्रिपेयर करते ही हैं, तो साथ में सर हर साल क्या होता है कि अलग लेवल आता है पेपर का, तो आप लोग क्या ये सेंस कर पाते हैं कि किस टाइप की डिफ़िकल्टी आने वाली है पेपर के अंदर, उसी तरह बच्चों को ग्रूम करना है, उसी तरह इंस्टीट्यूट में ये चीज़ें लेकर आनी है? देखिए, ऐसा दावा तो कोई भी नहीं कर सकता है ना। प्रीलिम्स पिछली बार जैसा आया वैसी कल्पना किसी के पास नहीं थी, तो मैं झूठ बोल दूं कि हमें पता लग जाता है, ऐसा नहीं होता है। मेंस में ये अंदाज़ा लगाना आसान होता है, तो मेंस में लगभग पूरा पेपर या उसके आसपास की चीज़ें अनुमान की जा सकती हैं। हम भी करते हैं, बाकी लोग भी करते होंगे। और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाना बहुत आसान है। तो मेंस में पेपर थोड़ा मुश्किल आ भी जाए तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक स्किल सेट डेवलप होने के बाद बेसिक आइडिया हर चीज़ का होता है। आंसर राइटिंग कैपेबिलिटीज़ अच्छी होती हैं बच्चों की, तो वो लिख लेते हैं। और मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन है जो किसी को नहीं आता, तो सबके नंबर कम हो गए, इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। तो मेंस में दावा करना काफ़ी आसान है, इंटरव्यू में भी दावा करना बहुत मुश्किल नहीं है। मतलब
इंटरव्यू की तैयारी जिस लेवल पे बच्चे आजकल करते हैं, अपने पूरे बायोडाटा या डेफ जिसको हम बोलते हैं, डिटेल्ड एप्लीकेशन जो होती है, उसके हर पक्ष पे इतनी गंभीर तैयारी करते हैं कि किसी किसी बच्चे का 60 to 80% इंटरव्यू उन प्रश्नों में से आ जाता है जो उसने सोचा था कि आ सकते हैं, तैयार कर लिया था। लेकिन प्रीलिम्स के लिए, मतलब प्रीलिम्स में क्वेश्चंस को ढूंढना बहुत मुश्किल नहीं होता है, लेकिन वो डिफ़िकल्टी का लेवल कहाँ तक चला जाएगा ये तय करना मुश्किल है। पिछली बार जैसे हुआ, लेकिन पिछली बार जैसे चेंज हुआ डिफ़िकल्टी लेवल, तो इस बार की तैयारी उसी लेवल पे सब लोग कर रहे हैं, तो बच्चे भी स्मार्ट हो गए हैं। ऐसा ही होता है, ये तो मतलब चित और पट वाला खेल चलता रहता है। कभी यूपीएससी कुछ करती है, कभी बच्चे कुछ करते हैं। तो दृष्टि से कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है? इंग्लिश मीडियम में कुल 140 बच्चे हैं, लेकिन उसमें इंटरव्यू वाले बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। अभी हमें इंग्लिश मीडियम में 2.5 साल ही हुए हैं शुरू किए हुए, लेकिन अच्छी बात है कि अब हमारे जो मेंटरशिप के या कोर्स के बच्चे शुरू हो गए हैं। जैसे इस बार 6th रैंक वाली बच्ची मेंटरशिप से है, 23rd रैंक जिस बच्चे का है वो सोशियोलॉजी ऑप्शनल हमारे करोलबाग सेंटर से है, 63 रैंक पे जो बच्चा है वो इथिक्स के क्रैश कोर्स से है जो मैं खुद पढ़ाता हूँ, जो लिस्ट मेरे पास आई है। तो मेरा ख्याल है कि 140 बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के और 42 हिंदी में, तो 182 कुल सिलेक्शन हमारे यहाँ से हैं, ये ओवरऑल हैं। इनमें से बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के होते हैं, कुछ मेंस मेंटरशिप के हैं, कुछ ऑप्शनल के हैं। तो अच्छी बात है कि इंग्लिश मीडियम में इस बार हमारे पास शायद 10, 20, 25 बच्चे ऐसे हैं जो इंटरव्यू नहीं बाकी प्रोग्राम्स के हैं। अगले साल मेरा अनुमान है कि हम लगभग 100 बच्चे इंग्लिश मीडियम से भी सक्सेसफुल लिस्ट में दे पाएंगे, जो इंटरव्यू के ना होकर के हमारी कोर्सेज के होंगे। हिंदी मीडियम में 42 बच्चे हैं। इन 42 में से 32 अस्मिता से जुड़े हैं अलग अलग, 8 पूरे अस्मिता से, 24 अलग अलग अस्मिता के प्रोग्राम से। इनमें से कई बच्चे हमारे फाउंडेशन कोर्स के हैं, ऑप्शनल्स के हैं। जैसे हिंदी साहित्य मेरा अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट है, 42 में से 29 का हिंदी साहित्य ही विषय है, और हिंदी साहित्य का जनरली मतलब है कि वो हमारी संस्था से पढ़ा हुआ बच्चा होता है। तो कुल आप कह सकती हैं 140, 42, 182 जो किसी न किसी रूप में हमसे कनेक्टेड है। हाँ। अच्छा सर, मैंने ना पहले जैसे आपके कई इंटरव्यूज देखे, तो उसमें आप हमेशा ऐसे बोलते थे कि मैं सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता और टाइम वेस्ट है, उस पर नहीं आऊँगा। लेकिन आप कुछ टाइम पहले ट्विटर पे आ गए हैं। अभी नहीं, ट्विटर पे तो मैं 10 साल से हूँ। नहीं, ट्वीट आज तक एक भी नहीं किया। ट्वीट नहीं किया था। हाँ, अभी भी नहीं किया है। मैंने कुछ टाइम पहले देखा। नहीं, वो किसी और ने किया होगा। मतलब मेरे बायो से नहीं हुआ होगा, मेरे हैंडल से। अच्छा। मेरे नाम से कोई फेक हैंडल होगा, हो सकता है। तो मैं ट्विटर पे 10-15 साल से हूँ। ट्वीट आज तक एक भी नहीं किया है। फेसबुक में मैं शायद 10 साल से हूँ, पिछले 5 साल से मैंने एक भी पोस्ट नहीं की है। और इंस्टाग्राम पे मैंने अभी 6 महीने पहले अकाउंट बनाया है। हाँ, वही मैं उसको मैंने ट्विटर पे कर दिया, मैंने कुल 35-36 पोस्ट डाली हैं, और मुझे कल रात को मन में आ रहा था कि मैं उसको बंद कर दूं, क्योंकि अभी मैं देखता हूँ कितना मैं चल पाऊंगा। हाँ, तो लिंक्डइन पे मैं हूँ। अच्छा। वो लेकिन मैं उस पर केवल जो प्रोफेशनल चीज़ें होती हैं, जैसे कोई हमें स्टाफ मेंबर चाहिए, जैसे मैंने कल ही एक ऐड दिया कि रिसर्च एसोसिएट्स की ज़रूरत है मुझे, मैं केवल उन चीज़ों के लिए उसका इस्तेमाल करता हूँ। तो आप रील्स देखते हैं जैसे इंस्टाग्राम? आजकल मैं जब बोर होता हूँ रील्स देखता हूँ, तो मेरे दिन का आधा घंटा लगभग, मतलब 5-5 मिनट के 6 स्लॉट्स मान लीजिए। हर 1 घंटे में बोर हुआ 5 मिनट देख लिया, फिर 1 घंटे बाद 5 मिनट, ऐसे। तो मतलब आप ये, जैसे आपने तो सिर्फ आधा घंटा बताया, अगर मैं एक बार फोन में स्क्रॉल करने लगी हूँ, रील पता ही नहीं चलता 2 घंटे कहाँ चले गए। और ये इस चीज़ का असर स्टूडेंट्स पे भी पड़ रहा है और स्कूल के बच्चों पे भी, कॉलेज। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? आप इंस्टाग्राम तो बंद कर नहीं सकते, नहीं कर सकते, है ना? इंस्टा बंद करेंगे तो टिकटॉक आ जाएगा और वो यूट्यूब के शॉर्ट्स आ जाएंगे। तो तकनीक तो आएगी, कंट्रोल तो खुद को ही करना पड़ेगा। तो देखिए, समाज में जब भी तकनीक ऐसी आती है ना, एक टॉलकट पार्सन्स नाम के चिंतक हुए, उन्होंने कंसेप्ट दिया था मूविंग इक्विलिब्रियम का, जिसका मतलब ये है कि नई तकनीक आई, अभी समाज नहीं समझ पा रहा, पगला गया है, धीरे धीरे समाज उसके हिसाब से अडॉप्ट कर लेता है। तो इक्विलिब्रियम मूव होता रहता है, चलता रहता है। तो नई तकनीक है, कुछ समय लगेगा, लेकिन ह्यूमन सोसाइटी बड़ी स्मार्ट होती है, इसके रास्ते निकाल लेगी धीरे धीरे जी। जैसे मेरा फिक्स है, मैंने वो टाइमर फिक्स कर रखे हैं अपने फ़ोन में। अच्छा। अगर मैं उतने टाइम से ज़्यादा देखना भी चाहूँ तो वो एक अलार्म बजने लगता है, एक नोटिफिकेशन आता है कि आपका टाइम पूरा हो गया, फिर बंद कर देता हूँ। और मैं इंस्टा जो देखता भी हूँ आधा घंटा, उसमें बेकार चीज़ें कम देखता हूँ। मेरा इंटरेस्ट क्या है, तो हेल्थ को लेकर आजकल जो नई रिसर्चेज हैं, क्योंकि मैंने कई बार देखा वही सब सामने आता है। एक एनिमल्स की जो दुनिया है, एनिमल किंगडम की, जो डिस्कवरी चैनल पे हम देखते थे पहले, नेशनल ज्योग्राफिक, वैसी क्लिप्स बहुत मेरे सामने आती हैं।
बैडमिंटन खेलने वाले क्लिप्स, फुटबॉल खेलने वाले क्लिप्स, डांस करने वाले बच्चों के क्लिप्स, ये मुझे ज़्यादा पसंद आती हैं। तो मेरे सामने वही चीज़ ज़्यादा आती हैं, पर वो देख के टाइम वेस्ट भी नहीं होता। अगर जैसे ललन टॉप में अभी डॉक्टर सरीन नाम है ना उनका, डॉक्टर जो लीवर वाले, हाँ डॉक्टर, हम लोग उनको डॉक्टर लीवर ही ऐसे करके बुलाते हैं। डॉक्टर सरवत जो हमारे ने लिया उन्होंने लिया था था तो वो उस इंटरव्यू क्लिप्स आजकल खूब चल रही है, क्योंकि मैंने 1-2 बार देखी, बार बार सामने आ रही हैं। अब वो देखना मैं कैसे मान लो कि टाइम वेस्ट हो रहा है। प्रोफेसर डेविड सिंक्लेयर मेरे आजकल फेवरेट एक साइंटिस्ट हैं हार्वर्ड में, जो रिवर्स एजिंग पे काम कर रहे हैं। अब क्योंकि मैं उनके क्लिप्स देखता हूँ, बार बार सामने आती हैं। अब उनके क्लिप देखना मनोरंजन से ज्यादा एक नया नॉलेज है, विजडम है, तो मैं उसको टाइम की वेस्टेज मानता भी नहीं हूँ। बट सर ऐसा भी होता है कि जो आप स्क्रॉल कर रहे हैं, जिसमें आपने जो एक बार सर्च कर लिया, वो आपके फोन को पता चल जाता है और वही चीज आपको दिखती है। लेकिन उसको चेंज कर सकते हैं आप, जैसे आप फिर कुछ और देख लो, फिर कुछ और तरह का देखना शुरू कर देंगे तो वैसा आने लग जाता है। तो जैसे मेरे में आता है खाना बनाना, और भविष्य में ना व्यक्ति का कैरेक्टर सर्टिफिकेट उसकी स्क्रॉल हिस्ट्री से दिया जाएगा क्या क्या स्क्रॉल किया है। सर जो लोग बच्चे पास हो गए उनको तो हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं ही, लेकिन जो लोग कुछ मार्जिन से रह गए हैं, उन बच्चों के लिए आप जो नहीं, उनको तो बहुत डरने की जरूरत वैसे भी नहीं है, क्योंकि जो रिजल्ट आया, ये रिजल्ट का पार्ट 1 है। 240 बच्चों की लिस्ट है जो अभी रिजर्व लिस्ट है। सर मैंने 127 पढ़ी थी, शायद 240 मेरे ख्याल से 240 की लिस्ट है। वो लिस्ट कुछ दिनों में रिलीज होनी चाहिए, तो उसमें भी काफी सारे बच्चे आ जाते हैं, क्योंकि ये जिनका सिलेक्शन होगा 2016 में होगा, इनमें से कम 150-200 लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि पहले सिलेक्टेड हैं, फिर से एग्जाम दिया, रैंक तो आया पर इम्प्रूव नहीं हो पाया, तो उतनी सीट्स खाली होंगी, तो रिजर्व लिस्ट के बच्चों को चांस मिलेगा। तो जो 2-4 नंबर से रह गए हैं उनका तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, वो कुछ महीनों में लिस्ट आ जाती है। जो थोड़ा उससे ज़्यादा से चूके हैं वो मार्कशीट का वेट करें, मार्कशीट अब जल्दी आ जाएगी, देखें कहाँ कमी है, उस कमी पे काम करें। इस बार खूबसूरत बात यह है कि पहली बार पिछले कई सालों में रिजल्ट और प्रीलिम्स के बीच में 2 महीने का गैप है। वरना हर बार क्या होता है कि रिजल्ट में नहीं हुआ, फिर प्रीलिम्स भी नहीं हुआ। अब कम से कम 2 महीने हैं, और अब इस 2 महीने में उन गलतियों को ठीक करके अगले अटेम्प्ट में अपना मतलब जो गोला बारूद है उसको ठीक से तैयार करके लेके जा सकते हैं। आप काफ़ी टाइम से टीचिंग लाइन में हैं, अभी आज तक ऐसा हुआ है मतलब कि ये मेरा सबसे फेवरेट स्टूडेंट है? किस सेंस में फेवरेट? पढ़ाई में, उस टाइम क्लास में वो आपके फेवरेट स्टूडेंट रहे हों और अब वो काफ़ी अच्छी पोस्ट पर हैं, तो मतलब कि यार इसको मैंने पढ़ाया है, इसे देखकर। हाँ, ऐसे लोग हैं, जैसे 12th फेल फिल्म जिनके बारे में मनोज और श्रद्धा, वो मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स रहे हैं। रवि सिहाग मुझे काफ़ी, मतलब मेरी उससे बात बहुत ज़्यादा नहीं होती है, हम फ्रेंडली बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो रिस्पेक्ट वाला भाव थोड़ा ज़्यादा बीच में रहता है, पर वो उसने जितनी मेहनत की, पिछली बार एक बच्ची मुदिता ने सिलेक्शन दिया, वो मेरे बैच की स्टूडेंट रही है, बहुत मेहनती है। तो ऐसे कई बच्चे हैं, और कुछ ऐसे जो बहुत पहले थे अब काफ़ी ऊंचे रैंक्स में हैं, ऐसे भी कई लोग हैं। अच्छा सर, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि फर्स्ट फेज़ की वोटिंग होने वाली है, चारों तरफ चुनाव का माहौल है, तो सर बीजेपी और इंडिया अलायंस की कैंपेन स्ट्रेटजी के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपका मतलब इलेक्शन के बारे में आपकी क्या राय है अभी होने? मैं आजकल बहुत ज़्यादा कीन रहता नहीं हूँ, मैं पॉलिटिकली काफ़ी पैसिव व्यक्ति हूँ। मेरा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन अब इतना ही रह गया कि इलेक्शन के दिन में जाके वोट डालता हूँ, और बहुत ज़्यादा हुआ तो अपने घर में थोड़ा बहुत कन्विंस करता हूँ, हालांकि होते नहीं मुझसे मेरे घर में लोग कन्विंस, सबकी अपनी अपनी राय है। जहाँ तक कैंपेनिंग का सवाल है, मेरी समझ है कि बीजेपी और उनके जो एलाइज हैं स्ट्रेटजी में ज़्यादा भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज भी हैं, पहले भी सफल रहे हैं, और जब सफलता बार बार मिलती है तो कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा रहता है, स्ट्रेटजीज काम भी करती हुई दिखती हैं। विपक्ष में क्योंकि एक पार्टी नहीं है, बहुत सारी पार्टीज हैं, तो उतना मतलब जुड़ाव भी गहरा नहीं बन पा रहा है, तो ऐसा है। लेकिन अच्छी बात है, दिल्ली की बात करें, दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कम से कम मिलकर इलेक्शन तो लड़ रही है इस बार, पिछली बार तो वो भी नहीं था। पिछली बार बीजेपी के शायद 56% वोट से दिल्ली में, तो दोनों मिला के भी 44 पे थी। इस बार देखिए क्या होता है। हमारे यहाँ तो अच्छी बात है कि 2 उम्मीदवार जो खड़े हैं दोनों बड़े प्रभावशाली लोग हैं,
इधर से मनोज तिवारी, इधर से कन्हैया कुमार कन्हैया आ गए हैं। कुमार। तो जो भी होगा फाइट बढ़िया होगी, बढ़िया और कम फाइट से कम होने कुछ वाली है बढ़िया सर। स्पीचेस सुनने को मिलेंगी हाँ। दोनों लोगों की। हाँ। थैंक यू सर, आपसे बातचीत करके हमें अच्छा लगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है मेरे साथी रजत ने, मैं हूँ मनीषा, और देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुक्रिया।